तो देखो इसमें शुरुआत से कुछ चैप्टर जो छूटे हुए थे कि प्रत्येक चैप्टर को इमेज वाइज थोड़ा सा क्लियर करते गए। एक पिक्चराइजेशन है, पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को समझते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। और जितने भी अब तक आपके चैप्टर हुए हैं कि जैसे सौरमंडल जो पहला चैप्टर हुआ है, सौरमंडल के बाद में जो सौरमंडल के अन्य ग्रह हैं उनके बारे में, ठीक। और सौरमंडल के बाद में जो जैसे जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत वायुमंडल, मतलब पूरा जो चैप्टर जैसे है वायुमंडल है, ठीक। वायुमंडल के अलावा स्थल मंडल है, और स्थल मंडल में भी भारत के जो उत्तर से दक्षिण स्थित है, पूरब से पश्चिम स्थित है, और इन सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करते चलेंगे। इसके अलावा महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में सारे जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो जैसे इसमें दिख रहा होगा तो आपको पूरा जैसे एक क्लियर सा विज़न है कि वैसे जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया कहते हैं। सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया। और सूरज जो है, सूरज किससे, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों से मिलकर के बना होता है। उसमें हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है कंटिन्यू, और उसमें क्या है कितने % हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये सारी चीज़ें आप पहले से कर चुके हैं। तो और सूर्य जो है उससे दूरी के क्रम में, तो दूरी के क्रम में जैसे पहला आप देख पा रहे होंगे, पहला कौन सा ये ग्रह है, मरकरी। मरकरी को क्या कहते हैं, बुध ग्रह। तो सबसे पहले जो स्थान आता है वो किसका है, बुध ग्रह का स्थान है। बुध ग्रह के बाद में सेकंड नंबर जो आता है, सेकंड नंबर आपका कौन सा है, वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह है, ठीक। शुक्र ग्रह जिसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। और सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के जो हैं, इन दोनों ही ग्रहों के कोई भी अपने उपग्रह नहीं हैं, ठीक। सेकंड और थर्ड जो नंबर आता है, थर्ड नंबर पर कौन है, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है तीसरे नंबर पर। और उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बाद में कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, ठीक। इसी में थोड़ा सा देख रहे हैं जैसे कि ये सूर्य और ये हमारे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद में कौन सा हमारा मंगल ग्रह आता है, ठीक। तो ये मंगल है। मंगल के बाद में सबसे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है, इसका उपग्रह भी पूछ देते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक। बृहस्पति ग्रह के बाद में जो नेक्स्ट कौन सा है, शनि आपका है। और शनि ग्रह के बाद में जो सबसे लास्ट है वो कौन सा है, अरुण। और जो प्लूटो भी यहाँ पर शो कर रखा है, लेकिन प्लूटो के बारे में क्या था कि बताया था कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो क्या है कि जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित परिपथ पर ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनका एक निश्चित परिपथ है, ठीक। ठीक, ये आप जैसे देख पा रहे होंगे इस इमेज में भी क्या है कि सारे जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, और लास्ट में प्लूटो है। जो ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, और जो भी ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में भी उतना ज़्यादा समय लगता है, ठीक। तो ये सारे सौरमंडल के ग्रह होंगे। और इन ग्रहों के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है कि बुध ग्रह की क्या विशेषता होती है, शुक्र ग्रह की क्या विशेषता होती है। और इन 8 ग्रहों में शुक्र ग्रह और यूरेनस, शुक्र और अरुण, ये ग्रह जो हैं, वीनस और यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर किधर से गुजर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा जैसे बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, वरुण है, ये सारे ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर किधर से किधर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी से करते हैं पश्चिम से पूर्व। शुक्र और अरुण जो हैं वो अपने ग्रह पर पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, ठीक। और बाकी जो हैं वो पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण क्या लिखा, पश्चिम से पूर्व, है ना, हाँ। ठीक। और
ये सारे ग्रहों का हो गया आपका। इसमें भी देख रहे होगे कि जैसे सबसे बड़ा आकृति में सबसे बड़ा जो ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह क्लियर दिख भी रहा है कि हमको इसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति है। और इन सारे ग्रहों में जो सबसे छोटी आकृति में दिख रहा है, सबसे छोटी आकृति में ही कौन दिख रहा? मरकरी। वो आकार में भी सबसे छोटा ही है, ठीक। तो सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा हो गया। और जो तीसरे नंबर पर है यानी कि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में, तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच में कौन है? पृथ्वी, अर्थ है, ठीक। और इसमें ये सबसे कॉन्टिनेंटल इस पर सारे शो हो रहे हैं इस प्रकार से। तो ये आपका एक सौरमंडल की चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखो, देखते हैं, देखो देखो इसमें 4 डेटें जो थी वो पहले हमने बताई थी। 4 डेटें कौन कौन सी थी? देखो, एक तो थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक, 23 सितंबर। और एक डेट थी 21 जून, ठीक। एक डेट क्या थी? 21 जून। और दूसरी जो है वो कौन सी है? 22 सेकंड जो है, मतलब 4th नंबर पर 22 दिसंबर। तो ये 4 डेटें जो हैं, पहली डेट जो है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि ऊपर जो एक डेट लिखी हुई है 21 मार्च और 22 मार्च, लेकिन उसको आपको मान के कर चलना है 21 मार्च ही। नीचे यहाँ पर लिखी 22-23 सितंबर, वो भी आपको क्या मानकर चलना है? 23 सितंबर। कि अगर एग्ज़ाम में इससे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर डेट का है तो आपको 21 मार्च और 23 सितंबर ही मानना है। जो ये डेटें लिखी हैं वही जो आपके पास में है वो। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि ये मार्च में स्थित होती है और ये सितंबर में। तो मार्च के बाद में जब पृथ्वी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हुए, तो यहाँ पर जो है यानी कि अप्रैल की स्थिति आती है, फिर मई की स्थिति आती है, और जून में स्थिति जब आती है तो ये हिस्सा जो है जिधर जितने हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। तो सूर्य की ओर झुका होने के कारण क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ही ग्रीष्म ऋतु होती है, और ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है, ठीक। और 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत कर्क रेखा जो है उस पर सीधी पड़ती हैं। किस पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, ठीक। ये जो 23.5 सही 1/2 डिग्री है आपका, ठीक। 23.5 सही 1/2 डिग्री। और ये रेखा जो आपकी ये दिख रही है, आपकी ये रेखा कर्क रेखा, जब सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध, ये इतने हिस्से पर प्रकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इतने हिस्से पर प्रकाश नहीं है, तो ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। और 23 सही 1/2 डिग्री जो ये रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर जब सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। और ठीक उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। फिर इसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं, जब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि जून के बाद में यहाँ पर जुलाई का समय आता है, यहाँ पर अगस्त का समय आता है, और फिर यहाँ पर 23 सितंबर का आता है। तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं फिर से विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फिर से कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तब यानी कि ये स्थिति जो होती है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर देख रहे हैं आप, इक्वेटर 0 डिग्री, 12 आवर्स ऑफ डे लाइट। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब इस रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सारी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन उत्तरी और 12 घंटे का दिन रात दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि जो होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है, ठीक। उसके बाद में जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब यानी कि 23 सितंबर को ये स्थित हो जाती है, और 23 सितंबर से थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं, यानी कि अक्टूबर में यहाँ पर पृथ्वी मूव करते हुए आती है, और फिर नवंबर में मूव करते हुए इसकी गति आगे की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर आती है। और फिर दिसंबर की स्थिति यहाँ पर होती है जब ये हिस्सा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है किसकी तरफ झुका हुआ होता है? सूर्य की तरफ।
इधर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका और इधर कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के, क्योंकि सूर्य यानी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोल तो है नहीं। और सभी जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप यहाँ है, ठीक, दक्षिणी अमेरिका ये है, और ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका कनाडा ग्रीनलैंड है, ये आपका यूरोप हिस्सा है। इसको थोड़ा सा ऐसे अभी समझ रहे हैं, फिर अभी इसको और थोड़ा सा मैप में देखेंगे। तो जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका हुआ होता है तब वो तिथि कौन सी होती है, 22 दिसंबर की। जैसे इसमें क्या है, विनर सोलिस्टिक दिसंबर 21-21 इनकमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो 22 और 21 को 22 दिसंबर को ये झुका हुआ होता है सूर्य के सामने, पृथ्वी सूर्य के सामने। तो इस समय क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो हैं यानी कि ये जो 23 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक, मकर रेखा। और ये आपकी 0 डिग्री जो बीच की है इसको क्या कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। और ये आपकी जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा हो गई। और 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत। तो ट्रॉपिक ऑफ लिखा हुआ है, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सेल्सियस, 20.5 डिग्री साउथ। तो इसमें क्या है कि जब 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि ये हिस्सा जब सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है कि मकर रेखा पर सीधी पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होने के कारण दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की जो ये पोल, जितना ये डार्क प्लेसेस आप देख रहे हैं, ये प्लेस दिख रहा होगा अलग से थोड़ा सा, तो यहाँ जो ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। और ऊपर जैसे ये नॉर्थ लिखा हुआ है, ये पीला पीला डार्क हिस्सा आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो दक्षिणी ध्रुव जो होता है वहां पर 6 महीने का दिन और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात। तो मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो मकर रेखा ये हिस्सा सूर्य के सामने रहता है और यहाँ पर जितने भी आने वाले क्षेत्र हैं उन पर, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होती है, शीत ऋतु। तो दिसंबर जैसे धीरे धीरे दिसंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने वहाँ क्या होता है, शीत ऋतु का प्रभाव बढ़ता जाता है और उस समय धीरे धीरे ठंडक भी, जैसे इस समय की ठंडक ऐसी गुलाबी ठंड कि सुबह उठोगे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया फील होता है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो कभी सूरज की किरणें सीधी पड़ती ही नहीं है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसी तरीके से क्या जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे सीधी पड़ती है, वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी। देखो, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध ज़्यादातर जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल का 81% विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, 61% विस्तार जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी स्थल मंडल का अधिकांश हिस्सा जो जितना आप ग्रीन जितना भी देख रहे हो, ये सब स्थल मंडल का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस गोलार्ध में पड़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, और कम हिस्सा जो पड़ता है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो जो आप बर्फ़ वाला पूछ रहे हो, तो बर्फ़ वाला क्राइटेरिया जो होता है वो लगभग यहाँ से, यानी कि हम ये कह सकते हैं लगभग 66.5 डिग्री के ऊपर जो होता है वहाँ पर बर्फ़ रहती है, चाहे वो इधर हो उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे वो दक्षिणी, चाहे इधर हो उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिणी। तो यहाँ पर जब हिस्सा रहता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत जो संख्या रहती है वो उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है। ठीक, इतना ही पार्ट जो पड़ता जाता है उसी में जनसंख्या निवास करती है। जो 66.5 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर जनसंख्या, अंटार्कटिक पर वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती। इसीलिए जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसको निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि निर्जन महाद्वीप किसे कहते हैं, तो जहाँ पर निर्जन मतलब कोई जनसंख्या नहीं रहती, और जनसंख्या कहाँ नहीं रहती, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। क्यों नहीं रहती, क्योंकि वहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती। और उत्तरी गोलार्ध में भी जब यहाँ पर पड़ते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पर भी जो है मुख्य जो हैं, जैसे जो अभी जनजातियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें जो एस्किमो जनजाति है, अन्य जनजातियाँ जो हैं वो जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं। कनाडा ग्रीनलैंड का जो पार्ट पड़ता है इसमें, जैसे
ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये कनाडा ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर है जो है, यहाँ पर है, या ये हिस्सा जो यूरोप वाला है, या एशिया वाला जो इतना हिस्सा है, रजिया का, रूस का जो हिस्सा है, यहाँ पर जनसंख्या इसके पैरेलल में यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, अंटार्कटिका पूरा नीला डार्क है, तो यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, कोई जनसंख्या नहीं रहती। ठीक, तो जो ऊपर हाँ, जो रहते होंगे, हाँ, वहाँ पे दिन 24 घंटे का थोड़ी ना होता, वहाँ जैसे 6 घंटे, जहाँ पर 24 घंटे का, हाँ, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती है, दिन की अवधि कम हो जाती है, रातें लंबी होती हैं। और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, कि जैसे जैसे यहाँ पर हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पर दिन की अवधि जो है वो कम ही होती जाएगी। फिर वो गोलार्ध के हिसाब से निर्भर करेगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा तो हो सकता है वहाँ 6 महीने का दिन हो। अगर दक्षिणी गोलार्ध झुका हुआ होगा तो हो सकता है कि यहाँ 6 महीने का दिन हो, यहाँ 6 महीने की रात हो। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर ये 6 महीने का दिन रात की प्रक्रिया, या यहाँ पर जहाँ पर होता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। ठीक, उसके नीचे ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान शून्य से भी नीचे रहता है, और वहाँ पर रहना जो है बहुत ज़्यादा दुष्कर होता है। तो बहुत कुछ जो जनजातियाँ हैं वही रहती हैं, और वो जनजातियाँ जैसे जो बर्फ़ के घर वगैरह, इग्लू वगैरह हैं, एस्किमो जनजाति हैं, वो बर्फ़ के घर बनाकर ही वहीं पर रहते हैं, और वो मछली पकड़ करके, और आज भी उनका जीवन जो है शिकार करके या मछली पकड़ करके ही उन्हीं पर निर्भर रहता है, उन्हीं पर वो निर्भर हैं। और उन हथियारों से जिनका मछलियों का शिकार करते हैं, जिन शिकार से मछली का हथियार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हार्पून। उसको क्या कहते हैं? हार्पून, जिससे हथियार से मछली का शिकार करते हैं। जिस नाव से चलते हैं उसका क्या नाम है? कयाक। और वो कयाक नाव जो बनती है वो कहा है कि वहाँ पर एक रेंडियर, गाय की तरह एक जानवर होता है, रेंडियर पशु होता है, और उस रेंडियर पशु को दूध देने वाला भी होता है। तो उसको जब तक वो दूध देता है, दूध उसके बाद में मर जाने पर उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, उसी हड्डी से वो नाव बना लेते हैं, और उस नाव को क्या कहते हैं? कयाक। ठीक, तो जो मछली पकड़ने वाला हथियार है उसको, इतनी सारी हड्डी आ जाती है कि नाव बन जाती है। तो एक थोड़े कई सारे जानवरों से मिल करके, मतलब अब वहाँ एक दो थोड़ो कई सारे होंगे, तब वो जब ख़त्म हुए तो उनकी हड्डियों से वो नाव बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो जो मछली पकड़ने वाला हथियार है हार्पून कहलाता है, जो उनकी नाव है वो क्या कहलाती है? कयाक कहलाती है। ठीक, और भी इसके अलावा कहो कई सारी चीज़ें, लेकिन अब उनके जीवन में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब कोई और किसी का कुछ सवाल कोई है इससे रिलेटेड, कुछ किसी के मन में कोई प्रश्न हो? हाँ, नहीं तुरंत बताओ, तुरंत आंसर लो। चलिए खैर, नेक्स्ट देखो, इधर बढ़ते हैं हम। ठीक, ये आपका मकर रेखा हो गई। फिर नेक्स्ट जब देखिए इधर बढ़ते हैं तो देखो इसमें भी थोड़ा सा उसी चीज़ को प्रदर्शित करे, यही उसी चीज़ को थोड़ा सा देखो शो ऑफ हो रही कि बीच में क्या है, हमारे सन सूर्य देखो प्रदर्शित हो रहा है, और यहाँ पर जो स्थिति है, यानी कि ये स्थिति जो होती है वो 21 मार्च और 23 सितंबर की होती है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, और यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो यहाँ पर जो जून सॉलिस्टिक दिया हुआ है, जून सॉलिस्टिक यानी कि देखो ये हिस्सा झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्से, इस हिस्से पर प्रकाश है, बाकी हिस्सा नीला है, और इधर क्या है, इस हिस्से पर प्रकाश है, बाकी हिस्सा डार्क है। तो ये हिस्सा सूर्य के समक्ष झुका हुआ होता है, सूर्य के समक्ष। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं चमक रही हैं, और इधर भी देखो ये दो रेखाएं। तो 21 जून को ऊपर की जो ये लाइन है यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा पर पड़ रही, सीधी कर्क रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को इस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक, इस रेखा पर। और इधर जब 22 दिसंबर को आते हैं तो ये मकर रेखा वाला हिस्सा सूर्य के सामने होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समक्ष झुका हुआ होता है। तो इस हिस्से पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। ठीक, देखो इसमें भी इस चीज़ को समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि कई चीज़ों से थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, और जब वो बैठ जाएगी तो वो फिर स्थिर हो जाएगी।
इसमें भी देख पा रहे हो कि जैसे बीच में ये क्या है, सन सूर्य दिया हुआ, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस परिपथ पर भ्रमण करती है, तो कैसा परिपथ है, अंडाकार परिपथ पर, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस परिपथ पर भ्रमण करती है, तो अंडाकार परिपथ पर भ्रमण करती है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सारे दिए हुए हैं, जब उत्तरी गोलार्ध यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट होती है, और इधर 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समक्ष झुका हुआ होता है, और 22 दिसंबर जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समक्ष झुका हुआ होता है। ठीक, दोनों ही स्थितियों में दिया हुआ है। 21 मार्च को कर्क हो जाता है, और हाँ नहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क पे 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 जून को मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। सूर्य में जो जैसे जो प्रकाश है सूर्य का, उसमें 1.5 गुणे 10 की पावर 60 डिग्री सेल्सियस, तो कहाँ पे क्या दूरी नहीं है भैया? क्या है? 1.5 गुणे 10 की पावर 7 हाँ डिग्री सेल्सियस हाँ तापमान है, तो कहाँ पे इसका तापमान है? देखो, सूर्य की जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो उसका आंतरिक सतह है, जो आंतरिक सतह यानी कि उसके सेंटर ऑफ पॉइंट का जो बीच का मध्य का भाग है, क्रोड जो उसका है, क्रोड का वहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ठीक, 10,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 10,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये देखो, जैसे इधर था कि क्या है कि 21 जून है, तो 21 जून को क्या है, ये कर्क रेखा है। ठीक, ये 23.5 से 1/2 डिग्री, 23.5 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, फिर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, तो 12 घंटे का दिन और रात, और फिर ये मकर रेखा जो 23.5 से 1/2 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश की रेखा, ये मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा। जो 0 डिग्री की जब बात आती है तो मतलब ये 23.5 की बात आए तो ये, और 23.5 से दक्षिणी की बात आए तो ये। ठीक, सारी चीजें अब क्लियर हो गई। बस एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सर नीला और वो पीला क्यों है? ये कौन सा? क्या नीला? जो ये हिस्सा? दक्षिणी नहीं सर, ये नहीं है। हाँ, ये वो शो ऑफ करने के लिए दिखाया है कि जैसे अब ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ दिखाया गया है इसको, तो उत्तरी गोलार्ध को जब सूर्य की तरफ झुका हुआ दिखाया गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन, तो दिन के लिए इसको पीलेपन से प्रकाश डार्क वैसा किया है। जब दक्षिणी गोलार्ध होता है तो ये क्या है, रात में उसी समय का है, तो वहाँ पर 6 महीने की रात, इसलिए उसको डार्क करके दिखा दिया है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, देखो नेक्स्ट देखो, जो आपका वायुमंडल था, वायुमंडल में जो परतें बताई थी कि वायुमंडल में जो पहली लेयर होती है वो कौन सी लेयर है, आपकी क्षोभ मंडल। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे पहले क्या दे रही है, ये क्षोभ मंडल। ठीक, और क्षोभ मंडल, और उसमें नीचे देखो बादल भी आपको इसमें थोड़ा सा बने हुए दिख रहे हैं कि बादल भी बने हुए हैं। तो क्षोभ मंडल में जितनी वर्षा से संबंधित, मौसम से संबंधित मौसमी घटनाएं हैं वो सब किस मंडल में घटती हैं, क्षोभ मंडल में ही घटते हैं। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो बताई थी कि विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर, तो वो कम ज़्यादा होती है। तो ये क्षोभ मंडल। और सेकंड जो है क्षोभ मंडल के बाद में सेकंड जो आता है वो आपका कौन सा है, समताप मंडल। तो समताप मंडल यानी कि समताप, जहाँ पर जिसका टेम्परेचर तापमान समान हो उसी को क्या कहते हैं, समताप। और ये वायुयान उड़ने के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है क्योंकि इसका तापमान जो है वो एक जैसा रहता है। और फिर उसके बाद में मध्य मंडल दिखाया गया है। तो मध्य मंडल में देखो यहाँ पर उल्काएं प्रदर्शित करती हुई दिखाएंगी कि जो उल्का पिंड आते हैं वो इसी रेखा के आसपास के में लगभग में यहाँ पर आकर के वो जलने लगते हैं, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर में जैसे ही उसके वायुमंडल में से संपर्क में आएंगे तो उसके घर्षण से वो जल उठते हैं। नेक्स्ट देखो, जो समताप और आयन के बीच में ताप मंडल यहाँ पर देख रखा है, तो समताप और आयन मंडल, समताप मंडल ये और आयन मंडल ये, और इसके बीच में जो ये लेयर होती है ये लेयर कौन सी है, ओजोन परत। ये लेयर कौन सी है, ओजोन परत।
तो ओजोन परत की जो है तो उसका क्या काम है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके लिए वो फिल्टर का काम करती है, उनको छान करके पृथ्वी पर किरणें भेजती है। अगर ओजोन परत पतली होती जाती या ओजोन परत पतली हो जाए तो पृथ्वी पर त्वचा संबंधी रोग और कैंसर संबंधी बीमारियां बढ़ती जाएंगी, डे बाई डे जैसे बढ़ती जा रही हैं। ठीक, तो ये ओजोन परत जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। ओजोन परत ही एक ऐसी गैस है जिसमें से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, और ओजोन परत की मोटाई जो है किससे मापते हैं, डाबसन इकाई से। किस इकाई से मापते हैं, डाबसन इकाई से। ठीक, फिर समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर यहाँ पर देखो अंतरिक्ष यान प्रदर्शित हो रहे हैं, तो अंतरिक्ष यान जो प्रक्षेपित किए जाते हैं वो। और फिर उसी के बाद में जो सबसे लास्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर कौन सी है, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। तो बहिर्मंडल जो है वो भूमंडल की सबसे लास्ट की जो सतह है वहाँ पर पाए जाते हैं। और एक चीज़ की आयन मंडल जो है, आयन मंडल से ही टकरा करके जो उपग्रह वगैरह होते हैं वो इसी में प्रक्षेपित किए, उपग्रह सैटेलाइट जो हैं इसी में, इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल या इसी लेयर में स्थापित होते हैं। और पृथ्वी पर दूर संचार, रेडियो, टेलीविज़न जो ये कुछ संभव हो पाता है वो पृथ्वी पर आयन मंडल से किरणें रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आती हैं उन्हीं के कारण वो संभव हो पाता है। कौन सा, ये अंतरिक्ष का आरंभ, कारमन रेखा, अंतरिक्ष का आरंभ यहाँ से ये रेखा जो होती है मध्यमंडल के बाद में। ठीक है, कौन सा, अंतरिक्ष का ही प्रदर्शित कर रखा है, बादल वगैरह नहीं, बीच में फोटो। नेक्स्ट देखिएगा। फिर इसमें भी देखो वही चीज़ है कि जैसे पहली जो लेयर है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में जो पहली लेयर है, पहली लेयर कौन सी इसमें है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। सेकंड लेयर जो है, सेकंड लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। फिर थर्ड जो लेयर आती है वो उसमें ओजोनोस्फियर होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी एक और है, मेसोस्फियर। और फिर थर्मोस्फियर, और सबसे लास्ट की जो है वो कौन सी है, एक्सोस्फियर। ठीक, तो इसमें देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जो ये वाला अर्थ होता है यानी कि जहाँ पर डार्क प्लेसेस ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या उसका टेम्परेचर वायुमंडल का ही भाग है। और ये भी पूरा जितना इवन है ये सब उसका भाग ही है, और उसमें अलग अलग परतों में अलग अलग चीज़ें उड़ती रहती हैं। ठीक, जैसे जो वायुयान है, वायुयान एक अपनी लेयर है, समताप मंडल में उड़ते हैं। जो उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं वो थर्मोस्फीयर आयन मंडल में है, यहाँ पर प्रक्षेपित होते हैं, तो उसका एक अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखो, फिर देखो नेक्स्ट जो है आपका महाद्वीप जो हैं, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो महाद्वीप जो हैं वो महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। ठीक, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और उन 7 महाद्वीपों में, ठीक, 7 महाद्वीपों की सबसे बड़ी बताई थी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है और उस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ा इसमें जो पार्ट आपको दिख रहा है कि यानी कि जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो आपका किसको दिख रहा है, आपको क्लियर एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। ये जो है ये महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ही ये हिस्सा आप जो देख पा रहे होंगे नीचे, ठीक, ये कौन सा है, भारत। ठीक, इंडिया की आकृति यहाँ पर है। ठीक, और इसके अलावा ये अरब प्रायद्वीप है, अरब है, और यहाँ पर ही रूस है, जो अन्य इसमें देश हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली महाद्वीपों को ही कवर कर रहे हैं। देखो सेकंड जो इसमें महाद्वीप देखो है, अगर इसी में थोड़ा सा एक और हमने चीज़ बताई थी आपको, तो कि अगर सारे कॉन्टिनेंटल को एक में ही ऐड कर दिया जाए या एक में ही मिला दें तो वो उन महाद्वीपों को किस नाम से जाना जाता था, पैंजिया महाद्वीप। वो कौन से महाद्वीप कहलाते थे, पैंजिया। कि जैसे अगर इसको दक्षिणी अमेरिका है, जो ये टूटा हुआ भूखंड है, अगर इसमें ये फिट कर दें ऐड हो जाएगा। इसका भी ये हिस्सा जब यहाँ पर आएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे इसको किसी खंड से पजल जो है वो निकाल ली जाती है, वो बॉक्स नहीं होता कि उसमें अलग अलग चीज़ें करी जाती हैं, तो वैसे समझो इसको। ऊपर का हिस्सा भी जो है नीचे, इसको नीचे फिट कर दिया जाए, इधर का हिस्सा जो खिसका हुआ है इसको इधर ला दिया जाए। और जो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये देखो हिस्सा ये है, अगर इसमें इसको जोड़ दें, ऐड कर दें, उड़ जाएगा। और जो भारत है, भारत का हमने ये बताया था कि 3 प्रकार के फोर्सेस जिनके कारण भारत जो है वो
था यहाँ पर, लेकिन ये खिसकते 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 ये ऐसे से ऐसे हो गया। तो 3 प्रकार के बल जो बताए थे, अभिसारी बल, अपसारी बल और रूपांतरण भ्रंश। तो 3 प्रकार के, भारत भी जो था ये हिस्सा ये यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये कोना इसमें हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये यहाँ। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अगर ला करके इसमें फिट कर दें तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐड हो जाएंगी। तो जब सारे महाद्वीप एक में ही जुड़े हुए थे तब उसको क्या कहा जाता था, कौन सा नाम था, थी पैंजिया महाद्वीप। उसके बाद पृथ्वी पर जो फोर्सेस, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी पर बल कार्य करते हैं, उनसे लगातार क्या होता गया कि सारे कॉन्टिनेंटल अलग होते गए और उनके बीच में दूरी होती गई। जो छोटी बड़ी प्लेटें हैं वो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिसकती गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती गई और एक दूसरे से दूर होती गई। तो उसमें छोटी बड़ी प्लेटें हैं